career.com कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं और साथ ही साथ देख भी रहे हैं हमारे YouTube पेज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, हमारा स्टूडियो जो है 90.4 आगरा की आवाज। और मैं पूजा हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस कार्यक्रम career.com को हम वीडियो पर भी लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के IET इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की फैकल्टीज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आप लोगों से देर नहीं करते, आपको जल्दी से उनसे मिलवाती हूँ और उनसे बहुत सारी जानकारी लेते हैं उनकी ब्रांचेस के बारे में। हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे इंजीनियर चंदन कुमार जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप हैं इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं आज इंजीनियर शैलेंद्र सिंह जी, जो है इंचार्ज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप दोनों का बहुत स्वागत है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंजीनियर हैं तो कुछ आज उसी तरह की बातचीत हो जाए जो हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों और आप लोगों से जानकारी ले और ऑप्ट करें इस फील्ड को। तो सबसे पहले मैं आपसे इंजीनियर चंदन कुमार जी आपसे बात करना चाहूंगी। आपका डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग। कुछ अपने कोर्स के बारे में संक्षिप्त शब्दों में हमारे देखने और सुनने वालों को बताइए। मैम, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग जो इज़ द मदर ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच। वाह, क्या बात है। सो जब ये इंजीनियरिंग स्टार्ट हुए थे और ये स्टार्ट हुआ था सिविल इंजीनियरिंग IIT रुड़की से, और वहाँ वर्ल्ड से भी आते थे लोग पढ़ने सिविल इंजीनियरिंग। सो स्टार्टिंग जो हुआ था सिविल इंजीनियरिंग IIT, अभी भी रुड़की फेमस है फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सो दैट इज द मदर ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत अच्छा आपने कहा। तो अगर हम अपने विश्वविद्यालय के IT डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है, यहाँ पे कितनी फैकल्टीज आपके पास है सर? मैम, हम 6 फैकल्टीज मेंबर हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और सारे वेल क्वालिफाइड हैं। सभी MTech हैं, NIT से, IIT से, VIT वेलोर से, सो वेल क्वालिफाइड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर फैसिलिटीज की बात की जाए, लैब्स की और फैसिलिटी क्लासरूम्स की? मैम, क्लासरूम तो हमारे स्मार्ट क्लासरूम है, सारे स्मार्ट क्लासरूम में हमारे क्लासेस होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लैब्स भी हमारे सारे वेल इक्विप्ड हैं, और इस तरह के इक्विप्ड हैं, करीब 11 और 12 लैब्स हैं हमारे। हर एक सेमेस्टर में अवेलेबल है लैब्स, और लैब्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलता है गेट के एग्ज़ाम के लिए और IAS के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा, किस तरह से थोड़ा बता पाएंगे? मैम, जब वो लैब करते हैं तो उसे आउटर नॉलेज मिलता है लैब के बारे में, कुछ मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज वो गेन करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। सर फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब करते हैं, वो एक इट इज़ ए पार्ट ऑफ IAS एग्जाम। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जब उनके लैब में जब वो लैब करते हैं तो उन्हें कुछ करने को मिलता है कि हम सॉइल का यूज़ कर रहे हैं, सैंड का यूज़ कर रहे हैं, कॉन्क्रीट का यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम क्या बना रहे हैं। तो उससे अच्छा नॉलेज गेन होता है लैब के थ्रू। तो उसे उस इंट्रेंस में उसे फायदा होता है, गेट के इंट्रेंस में, IAS के इंट्रेंस में, लैब के थ्रू। और सारा लैब हमारा सेटअप है, हर एक सेमेस्टर के हर एक लैब। क्या बात है, ये तो बहुत ही शानदार आपने बताया। तो बहुत बेहतरीन आपके एलुमनाइज रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ तब से अब तक के जो एलुमनाई रहे हैं, लेकिन अब समय थोड़ा सा बदला है, कोविड के बाद सिनेरियो बदला है। एलुमनाई के बारे में भी मुझे पूरा आइडिया नहीं है। आई होप कि 60-70 स्टूडेंट्स तो हमारे AE होंगे अभी, AE असिस्टेंट इंजीनियर। क्या बात है। और 2021 तो JE होंगे। 1 गर्ल है हमारी जो IAS कंप्लीट की थी, वो दिल्ली जल निगम बोर्ड में अभी बहुत बड़ी ऑफिसर है। क्या बात है। मिस सीमा पांडे। अच्छा। मिस सोनाली सिंह है, वो इरकॉन में है अभी, वो भी बहुत अच्छे पोस्ट में है। रेलवे में भी कई लड़के हैं, नगर जल निगम में है, PWD में है, और भी कई ऐसे संस्थान है गवर्नमेंट जॉब में काफी स्कोप है इसका। यही मैं स्कोप की बात अगली आपसे करना चाहती थी। गवर्नमेंट जॉब में इसका काफी स्कोप है, प्राइवेट में भी स्कोप है। फॉर एग्जांपल जैसे LNT हुआ, DLF हुआ, ये सब जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, यहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और गवर्नमेंट जॉब में काफी स्टूडेंट्स हैं। तो जब कंपनी प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट में बाहर से कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए? यस मैम, आती हैं, और हम बुलाते हैं और वो सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है, जो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इंटरव्यू देते हैं उन्हें ले जाते हैं। यानी कैंपस प्लेसमेंट भी आपके यहाँ बहुत अच्छी तरह से हुए हैं। तो इंजीनियर चंदन कुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और आपने जहाँ एल्यूमिनाई की बात बताई वहीं आपने स्कोप भी बताया। कुछ और बताना चाहेंगे आप अपने इस ब्रांच के बारे में?
मैम ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा ब्रांच है और इसको लड़के बहुत चाव से लेते हैं। और इसमें जो है एक्चुअली इस वजह से भी लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी है, सेमी गवर्नमेंट जॉब भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह है, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं इंडिया में है, इंडिया से अब्रॉड में भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। दुबई में है, सिंगापुर में है, यूएई बहुत में है। शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। अब हम बात करते हैं इंजीनियर शैलेंद्र सिंह सर आपसे। आप हैं इंचार्ज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताइए हमारे लोगों को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करें तो जैसे हम सालों और सदियों से जानते हैं कि ये एक एवरग्रीन ब्रांच है और एवरग्रीन का मतलब सदाबहार। अब इसको हम सदाबहार क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है कि इसके बिना आप सृष्टि का देख ही नहीं सकते वर्ल्ड में। आपके आसपास अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी हमारे पास जो भी हार्डवेयर है या जिस चेयर पे आप बैठे हैं, ये टेबल है या कोई भी बिल्डिंग है, तो इसमें हर जगह हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के बिना ये चीज़ आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अगर लाइट का भी अगर हमें कोई अगर इक्विपमेंट बनाना है तो भी हमें मशीनरी चाहिए। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इंडस्ट्रीज में अवेलेबल है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे हमारा अगर नेवी हो, चाहे अगर जल हो, थल हो, चाहे हवा हो। क्या बात है। हम हर जगह मौजूद हैं। अब उसमें आवश्यकता क्या है कि आज की डेट के हिसाब से हमें क्या चेंज करना है। अब इंडस्ट्री 4.0 का ज़माना है। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि कुछ चीज़ें हमारी आईटी सेक्टर डिपार्टमेंट की हमें हेल्प की वजह से हमें अपना डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अच्छा। तो उसकी वजह से मशीन्स में हमने अपने करिकुलम में क्या किया है, कुछ चीज़ें हमारे कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसको भी हमने कंपनी की डिमांड के हिसाब से इंक्लूड कर लिया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, पाइथन हुआ, तो इन सबको भी हमने अपने कोर करिकुलम में उसको इंक्लूड किया है। देश की सुरक्षा में भी आप लोगों का योगदान रहता है। बिल्कुल। ड्रोन जैसे जो इक्विपमेंट हैं उसमें उनको बनाने के लिए बिना मैकेनिकल इंजीनियर्स के इंजीनियरिंग के अलावा आप ड्रोन को फिजिकल स्ट्रक्चर में ला ही नहीं सकते। उस टेक्नोलॉजी को ग्रो कराने के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जी जी। तो अगर हम अपने विश्वविद्यालय के आईटी डिपार्टमेंट की बात करें और आपकी ब्रांच की बात करें तो कितने नंबर ऑफ फैकल्टीज आपके अंदर काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग 7 फैकल्टीज हैं और कुछ फैकल्टीज हमारे यहाँ गई हुई हैं अपना पीएचडी करने के लिए आईटी से। और जितने फैकल्टीज हैं हमारे पास एनआईटीज और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और कंपनी और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी उनके पास है। मैं खुद सुज़लॉन एनर्जी और वेल्सपन में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है हमारे पास इंडस्ट्री का। तो वही हम अपने बच्चों को भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देते रहते हैं कि और साथ ही साथ हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अभी रिसेंटली जो ट्रेंड है हमारा जो बोलते हैं 3D प्रिंटिंग का, जो आज की डेट में इंडस्ट्री 4.0 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस तरह की फैसिलिटी भी और ट्रेनिंग्स भी हम बच्चों को कोविड टाइम में भी हम लोगों ने उनको ऑनलाइन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी। कि 3D प्रिंटिंग और डिज़ाइन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई थी। ये बहुत सारे फायदे हैं हमारे। और अगर हम लैब्स की बात करें तो कितनी लैब्स आपके पास हैं? हमारे यहाँ लगभग 12 से 15 लैब्स हैं जो हर अलग अलग क्षेत्र के हैं, जैसे मटेरियल साइंस की हो गई, रेफ्रिजरेशन की हो गई, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हो गई, फ्लूइड डायनामिक्स की हो गई। फुली इक्विप्ड लैब्स। फुली इक्विप्ड लैब्स हैं। और अभी रिसेंटली हमारे यहाँ टेक 3 वर्ल्ड बैंक का जो फंड था उससे हम लोगों ने अपनी सारी लैब्स को रिनोवेट कर दिया है और रिप्लेस कर दिया है नई लैब से। ओके। और हमारे पास सीएनसी मशीन्स भी हैं और सबसे अच्छा हमारे पास जो है आज के टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3D प्रिंटर है। वो इंडस्ट्री ग्रेड का प्रिंटर है और हम यूजी में ही बच्चों को रिसर्च पेपर्स वगैरह भी उसमें हम लिखवाते हैं, जिससे आगे कंपनीज में उनको ये समस्या ना आए कि आज की डेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी नहीं हो पा रही। तो ये अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं इनको उस पर प्रैक्टिकल करने को भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जितने भी इक्विपमेंट हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है। अंडर ग्रेजुएट से ही शुरू हो जाते हैं। से ही शुरू हो जाते हैं और उसका कोर्स में भी हम इंक्लूड किए हुए हैं। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो कोर्स में भी हमारा इंक्लूड है ये। बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो अगर स्कोप की बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, स्कोप की आज के समय पर खास तौर से मैं जानना चाहूंगी इंजीनियर साहब, ये जो कोविड का सिनेरियो रहा है इसके बाद बहुत से बदलाव हुए हैं इंडस्ट्रीज में, उसके बाद अब क्या स्कोप है आपके ब्रांच का? स्कोप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अगर हम बात करें या मैकेनिकल सेक्टर का अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोविड से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है, क्योंकि कोविड एक आपका एरो हवा में मौजूद एक वायरस था जो आपका वो खत्म हो गया। अब उसका हमारे जनजीवन पे थोड़ा सा उस पर इफेक्ट आया, बट हमारी मशीनरीज एज इट इज चल रही हैं। आपका पावर प्लांट्स वैसे ही चलेंगे, उत्पादन वैसे ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही होगी। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स के जो भी हार्डवेयर्स हैं, सब ऐसे ही प्रोडक्शन होंगे।
और रिसेंटली जो हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आज की डेट में जो डेवलप होने वाले हैं, उनके लिए बच्चों को हम लोगों ने इस तरह से तैयार किया है कि आने वाले हमारे जो उसमें डिजाइनिंग में चेंजेस आने हैं, उनको हम लोगों ने कैड के सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग दिलाई है। और बच्चे आगे जाके अभी रिसेंटली हमारे जो प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में हमारे टाटा मोटर्स में, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग में और टाटा प्लेसमेंट्स में, बजाज मोटर्स में, इनमें प्लेसमेंट्स हुए हैं और उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस विभाग का जो एक छात्र है, वो अगर हम बोलते हैं इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें वो प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जा सकता है, इन्फोसिस में भी जा सकता है। अगर हम बात करें कि अगर उसको किसी एरोस्पेस में जाना है तो वो आपका फ्लूइड डायनामिक्स सीख के वो जा सकता है, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट के क्षेत्र में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी वो अपना रेलवे में जा सकता है, पावर प्लांट्स में जा सकता है, सभी विभाग में उसका प्रवेश बहुत इजीली हो सकता है और वो सिलेक्ट हो सकता है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही हमारे गेट में भी बच्चे क्वालिफाई हुए थे जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जी जी। कंपनी प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो समय समय पर कंपनीज आती हैं, विजिट करती हैं। जी जी। अभी इस साल का अगर हम प्लेसमेंट बताएं तो हमारे यहाँ से बच्चे बजाज मोटर्स में भी प्लेस्ड हुए हैं और बाकी और भी कंपनी जो हमारे टाटा मोटर्स, इनमें भी सेलेक्ट हुए बच्चे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये आपको विश्वविद्यालय में ही मिलेगा, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा, कि जहां आपको पढ़ाई स्मार्ट क्लासेस में मिलती हैं, हाईटेक लैब्स मिलती हैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, और उसके साथ साथ समय समय पर आपको ट्रेनिंग सेशंस में मिलते हैं। कंपनी प्लेसमेंट होते हैं, कंपनीज आके विजिट तो करती ही है, आपको प्लेसमेंट के लिए भी ले जाती है, लेकिन उससे पहले कंपनी आपको ट्रेनिंग देने के लिए भी आती है, आज के माहौल में क्या चल रहा है ये बताने और समझाने के लिए भी आती है। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों फैकल्टी से बात करके। इंजीनियर चंदन कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इंजीनियर शैलेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे विश्वविद्यालय के IT जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आपने हमें बताया और हमारे स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।